चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड हर साल पूछता है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इंपोर्टेंट आपका जो चीज है, जो इंपोर्टेंट पोर्शन है वो आप छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स की स्पेशल सीरीज तो मैंने करा दी है, उसके पहला चैप्टर अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जल्दी जाकर उसे भी देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विलयन। इसके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सकेगा और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले हमारे पास विलयन, सबसे पहले चैप्टर का नाम चैप्टर 1 है और नाम है विलयन। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि विलयन होता क्या है। एक चीज और बता दूं कि ये जो यूपी बोर्ड है, ये क्वेश्चन आया हुआ, मान लिया विलयन की डेफिनेशन आई हुई 2024 में। ठीक है, 2024 का जो FZ सेट था उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि विलयन किसे कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई और सा सेट है ये 2024 का और उस सेट में ये आया हुआ नहीं है, आपके पास जो सेट है, तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड में नहीं आया, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है। कितने सेट बनाएगा? 7 सेट। ठीक है, और उन 7 सेटों में से आपके पास कौन सा सेट है पहले ये कंफर्म करना है। और 7 सेटों में से जो आपके जिले में है उससे 100 किलोमीटर की रेंज पे, जो 100 किलोमीटर दूर होगा लगभग जिला, या 200 किलोमीटर दूर होगा या 300 किलोमीटर दूर होगा, उस रेंज में फिर आपके वाला सेट जो है रिपीट किया जाएगा। मतलब आपसे 200 किलोमीटर दूर पे जो जिला होगा उसमें फिर वो रिपीट होगा, या 500 किलोमीटर वाला जो जिला होगा उसमें रिपीट होगा। ठीक है, मतलब हर जिले में अलग अलग सेट होगा और जब जिला दूर हो जाएगा तो सेट वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होते, तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें। जो मैं बता रहा हूँ कि वो यूपी बोर्ड में आया हुआ है, कहीं भी चेक कर सकते हैं, आप उठा के देख सकते हैं, FZ सेट यूपी बोर्ड 2024 का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो यूपी बोर्ड है, एक और बता दूं, यूपी बोर्ड जो है वो पिछले जो 5 साल 7 साल के जो पेपर हैं उनसे ही 95% पेपर रिपीट करता है। अब अगर आपका 95% जो पेपर है वो आपने कंप्लीट कर लिया, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपका बचा कितना? 5%, तो आप 5% कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस 5% के चक्कर में रहोगे और सारा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो ये जो 95% पेपर है ये आप छोड़ दोगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के सबसे पहले हमें वो पढ़ना जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किया जा रहा या यूपी बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किया जा रहा। इसमें मैं आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो या तो पिछले 5 से 7 साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन, या ऐसे क्वेश्चन भी कुछ हैं जो अब तक नहीं आए हैं लेकिन अब की बार आने के उनके चांस पक्के बन जाते हैं यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड 2025 में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विलयन क्या है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, विलयन क्या है। ठीक है, 2024 में इसकी डेफिनेशन आई हुई है, इसे समझेंगे अच्छे तरीके से। और अगर विलयन और विलय और विलायक, अगर आप ये 3 चीजें नहीं समझोगे तो आप अच्छे से ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे, और आपके लिए समझना चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसके न्यूमेरिकल भी। ठीक है, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो विलयन है, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, तो विलयन क्या है? विलयन क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। तो विलयन कब होगा? क्या होगा विलयन? जिसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा। और अब बात करेंगे हम कि विलय क्या है। विलय जो है वो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा। कौन सी मात्रा में? कम मात्रा में। ठीक है, और विलायक जो है वो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, अब विलयन जो है, विलयन क्या होगा? विलयन जब हम बनाएंगे तो विलय को कम मात्रा में लेंगे और विलायक को अधिक मात्रा में लेंगे, क्योंकि अगर हमने ये क्या कर दिया, ये अधिक मात्रा कर दी इसकी और इसकी कर दी कम मात्रा,
तो क्या होगा, तो ये विलयन नहीं बनेगा और ना ये विलयन कहला पाएंगे। अब देखो एक एग्जांपल ले लो, मान लिया, अब विलय क्या है, विलय पहले बहुत समझेंगे विलय क्या है। विलय है हमारे पास जैसे ठोस पदार्थ, जैसे चीनी होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पर हम क्या बना सकते हैं विलय को, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन बन गई, कम मात्रा में उपस्थित। और विलायक की डेफिनेशन क्या बन गई, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या सीखेंगे हम, विलय भी पता लग गया हमें, विलायक भी पता लग गया। और विलय क्या होगा, जो कम मात्रा में होगा। अब विलय क्या है, चीनी है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, चीनी है, चीनी 5 ग्राम है हमारे पास, ठीक है, चीनी 5 ग्राम है। और उसमें हमने विलायक क्या होगा, जो लिक्विड में होगा। जल लेना, ये पानी लिया हमने 2 ग्राम, पानी कितना लिया, 2 ग्राम। तो जब चीनी 5 ग्राम है और पानी लिया हमने 2 ग्राम, क्या उसमें घोलना उसे पॉसिबल होगा, क्या विलयन बन जाएगा। विलयन का मतलब घोल, क्या घोल बना पाएंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे, क्या घोल बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 5 ग्राम चीनी में 2 ग्राम जल से कुछ नहीं होने का, पानी से, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 5 ग्राम चीनी है तो कम से कम 7 ग्राम या 10 ग्राम पानी लेना पड़ेगा, तब जाकर इसका मिश्रण बनेगा, तब जाके ये विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो विलयन क्या होगा, विलयन जब भी बनेगा जब विलय कम मात्रा में होगा उसमें और विलायक अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर का जूस है और यही सब कुछ इस चीज पे ही ये जो चैप्टर है ये सब टिका हुआ है, ठीक है। अगर हमको ये नहीं पता लगेगा कि विलय क्या है, हमको ये नहीं पता लगेगा कि विलायक क्या है, तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि विलय और विलायक में क्या अंतर है, या विलय नहीं समझ में आया, विलायक नहीं समझ में आया, या विलयन नहीं समझ में आया। तो अब ये तो पता लग गया हमें कि विलय जो होगा वो कम मात्रा में होगा विलयन, और विलायक जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। लेकिन विलयन क्या होगा, विलयन वह होगा जो विलय तथा विलायक से मिलकर बनेगा, ठीक है। यानी 2 पदार्थों का सामागी मिश्रण, सामागी माने जो देखने में एक जैसा लगे। मान लिया आपने चीनी घोल दी, ठीक है, पानी में, तो क्या लगेगा, ऐसे एक जैसा ही लगेगा, ठीक, बिल्कुल सामागी लगेगा। तो इस टाइप का मिश्रण जो होगा वो क्या कहलाएगा, सामागी मिश्रण, वो विलयन, ठीक है। तो 2 पदार्थों का सामागी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। या अपनी तरफ से डेफिनेशन बना सकते हैं, विलयन क्या है, विलय तथा विलायक का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलय क्या है, विलय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। विलायक क्या है, विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। तो आशा है ये टॉपिक जो होगा आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन और करते हैं इसे सोल्व आगे, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं विलयन की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर में लिखेंगे हम, विलयन जो है वो क्या होगा, सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे जिससे याद रहे। अगर आप डेफिनेशन भी नहीं याद कर पाते, आपके याद रहे प्रैक्टिकली तरीके से कि क्या होता है विलयन, विलय प्लस विलायक को बोलते हैं हम विलयन, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामागी मिश्रण को, सामांगी कर लो तो सामांगी, ठीक है, मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामागी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आ जाओ हमारे पास लिखना हो हमें किसकी, विलय की डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे, विलय लिखना हमें, ठीक है। इन 3 चीजों को समझना, बाकी हिसाब से फिर मैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसके हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि ये समझ लिए तो आगे का चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिखना क्या, विलय, विलय क्या है बताओ, विलय क्या होगा, विलय वह पदार्थ है, विलय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में
होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसा मान लो, उपस्थित होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। विलय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। अब आ जाओ, या एक चीज और भी है, विलय क्या है, विलय वह भी है, एक चीज और देखो, विलय वह पदार्थ है जिसे विलायक में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है, विलायक में। विलायक में तो घुलेगा। विलायक क्या है, जैसे पानी है, पानी को चीनी में घोल ले तो विलायक है पानी, पानी को चीनी में, चीनी को पानी में घोलेंगे। ठीक है, तो किस में घुलेगा, ये विलायक में घुलेगा। ठीक है, तो वह विलय वह पदार्थ है जिसे विलायक में घोला जाता है। अब हम देखेंगे विलायक, विलायक की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है, तभी तो करा रहा है ना, इससे क्लियर हो जाएगा। विलायक क्या होगा, विलायक, विलायक क्या होगा, विलायक वह पदार्थ है, विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, विलयन क्या, विलायक क्या है, विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, अथवा हम कैसे लिखेंगे, विलायक वह पदार्थ है जिसे, जिसमें विलय को घोला जाता है, जिसमें विलय घुलेगा ना इसमें, जिसमें विलय को घोला जाता है। ठीक है, वह पदार्थ है जिसमें विलय को घोला जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, मोलरता या ग्राम अणुकता। कौन से सन में आया, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपसे करा रहा हूँ, आप इन्हें करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। न्यूमेरिकल भी मैं आपको सारे कराऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो मोलरता में लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। किसी विलयन के, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल आएंगे ना इसमें तो हर टाइप का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। क्या होगा फॉर्मूला, विलयन की मोलरता
नोट्स बनाते चलेंगे। विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, विलेय का आयतन, विलेन का आयतन, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन, एक फॉर्मूला तो ये होगा। हो गया है, मान लिया विलेय के मोलों की संख्या दे रखी और विलेन का आयतन दे रखा, तो हम निकाल देंगे विलेन की मोलरता, ठीक है भाई, आयतन, ठीक है। वी बोलेंगे जैसे लीटर में होना चाहिए इस चीज में, लीटर में, अगर नहीं दे रखा तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम बदलेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हो गया हमारे पास ही है। अब दूसरा देखेंगे, इसे क्या बोल लेंगे, एन, ये कहाँ के बराबर है, एन के, और ये वी के, यही का एक फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। तो एम, ये से कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, एम से, तो एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन बटे वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे पास एन का फॉर्मूला है, एन कैसे निकलेगा, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, तो देखेंगे हम, इसे लिखेंगे विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, एन बराबर, इसमें लिखेंगे बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ है जितना, उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है वो लिखेंगे, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक को बोलेंगे मोलर भी, ठीक है भाई, ये हो गया। और दोनों होने चाहिए, ये ग्राम में, ये ग्राम में होना चाहिए भाई, ठीक है, दिया हुआ, अगर किलोग्राम में दे रखा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, और ये होना चाहिए ग्राम मोल इनवर्स में, ठीक है, ये हो गया। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या एन बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू, छोटे डब्ल्यू से, और इसे प्रदर्शित करते हैं छोटे एम से, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, एक चीज का ध्यान रखेंगे, अभी हमारे पास हमने कहा विलेय, विलेय क्या होता है, छोटा डब्ल्यू से क्यों प्रदर्शित करते हैं, दिमाग में रखने के लिए क्या करेंगे, विलेय जो है विलेय में कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। तो कम मात्रा में होगा तो प्रदर्शित कहां से करेंगे, छोटी चीज से, तो इसलिए छोटा डब्ल्यू, ठीक है। और विलेय, विलेय क्या है, विलेय भी कम मात्रा में है, विलेय कम मात्रा में होगा विलेय में, तो इसे भी कहां से प्रदर्शित करेंगे, छोटे एम से, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटी चीजें लेंगे विलेय के लिए और बड़ी चीज लेंगे विलेय के लिए, ठीक है। तो अब फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये एम बराबर हमारे पास, एम बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन, एन बराबर क्या है, एन की जगह हम क्या रखना पड़ेगा, डब्ल्यू बटे एम, ठीक है। एन बराबर तो यही आया, डब्ल्यू बटे एम, जब भी तो निकलेगा हमारे पास, तो इसे लिखेंगे डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू बटे एम बटे वी, आयतन जो है इसका, ठीक है। तो ये हो गया, आयतन हो गया लीटर में। तो अभी यहां तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, मोललता, 2024 में आए थे भी, हर का सेट बताना जरूरी नहीं कौन से में है, मैं बता रहा, जब आया हुआ है तो आया हुआ है, आप अनसोल्ड पेपर चेक कर सकते हैं लेके, जिसमें आपको सातों के सातों सेट मिलेंगे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेंगे इसका, लिखेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी क्या बोल लेंगे, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम क्या होगा, 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में घुले, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, क्या,
1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, ठीक है भाई, मोललता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। वो बड़ा एम था, ये छोटा एम था, एम है, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे इसका, फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता इसका, ठीक है, तो लेकिन लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बाजी बार इसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही शॉर्ट में आ जा, मतलब बहुत छोटा सा आ जा। तो लिखेंगे विलेय के मोल, सबसे पहले विलेय के मोल लिखेंगे, उसके बाद बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे, जब भी हम विलेय के मोल निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। विलेय के निकल ले तो विलेय आएगा और विलायक के निकल ले तो विलायक आएगा, ठीक है। विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है भाई, ये हो यहां तक। अब विलयन की मोललता आ जाओ, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी ये जो विलेय के मोलों की संख्या, इसीलिए बताया विलेय के मोल कैसे निकलेंगे, ऐसे, ठीक है। अगर दो चीज दे रखी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो हम क्या निकालेंगे, विलेय के मोल निकालेंगे। विलेय के मोल निकालने के बाद यहाँ रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मोललता निकल जाएगी की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। इसलिए मैंने हिंदी में समझा दिया, मतलब वैसे समझा दिया कि भाई विलेय क्या है, विलायक क्या है। अगर आपको बताता ये एम है, ये एन है, ये एन है, ये वो है, फलाना ढिमकाना, तो अगर मैं क्या बताता, ABCD EF GF इनमें बताता तो समझ ना आता, ठीक है। मैंने बताया इसलिए हिंदी में कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, जिससे जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये थोड़े लिखा होगा ये एम है, ये एन है, ये नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में लिखा होगा कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये हमें देखना। ये चीज है, इस चीज में घुली हुई है, तो कौन सी चीज विलेय है, कौन सी चीज विलायक है, ये चीज पता करनी। तो विलायक का क्या होगा, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है भाई। तो ये गुणा 1000 भाई, तो ये होगा विलयन की मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लिख लेंगे हम। तो क्या है मोललता, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं और ये पूछा भी जाता है। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2022 में और यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे इसे, इसके फॉर्मूले भी ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है मैं किस चीज के लिए इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल निकाल लेंगे हम उस पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी विलयन में, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, डेफिनेशन पूछी गई थी इसकी 2022 में और 2024 में, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, जिसमें विलेय भी हो सकता है या विलायक, विलेय या विलायक, ठीक है, दोनों में से कोई भी, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या और
विलयन, यानी विलयन को क्या बोलते हैं? मिश्रण। मिश्रण ही तो है ये, दो पदार्थों का मिश्रण, सामग्री उपस्थित कुल मोलों की संख्या। बहुत आसान बना दूंगा इसे, डेफिनेशन को फॉर्मूले से। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, क्या? कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस विलयन के उस अवयव उस विलयन के उस अवयव का मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अवयव का मोल अंश क्या होगा? मोल अंश क्या होगा? फॉर्मूला जो देखा जा, मोल अंश इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताओ। जी हाँ, क्या कर दो, इस डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा इससे डेफिनेशन बनाओ। अवयव के मोलों की संख्या, इसमें क्या हो सकता है? अवयव में विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, बटे फिर क्या है? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। ठीक है, एक तो हो गया मोल अंश बराबर क्या हो गया? एक तो अवयव के मोलों की संख्या, अवयव में कितने मोल है, मतलब अवयव में क्या है? विलेय हो या विलायक हो, इन दोनों में से किसी का ले लो एक। और क्या करो, विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कितने मोल हैं, विलयन में कब कितने मोल होंगे, कब पता लगेगा? क्योंकि विलयन में क्या होगा? टोटल मोल लिखे जाएंगे, क्योंकि विलयन में क्या होगा? विलेय और विलायक भी होता है, दोनों होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें दोनों के और इसमें एक का कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, विलेय या विलायक का, तो ये निकल जाएगा हमारे पास मोल अंश। सिंपल फॉर्मूला तो है इसका ये, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। तो हम डेफिनेशन इससे ही बनी हुई है, डेफिनेशन अवयव के मोलों की संख्या, इसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ये दोनों में क्या है? अनुपात है इनमें। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे? अवयव के मोलों की संख्या अनुपात विलयन में कुल मोलों की संख्या। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ऐसे लिखते थे भिन्न को 3/2, तो इसे क्या लिखा जाता था? 3/2, सॉरी 3:2। ठीक है, तो इसलिए ये जो बटे में है ये अनुपात माना जाता है। तो कहीं भी अगर बटे में लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? ये अनुपात बनेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसका मेन फॉर्मूले जो हैं, विलेय के मोल अंश कैसे निकलेगा और विलायक का मोल अंश कैसे निकलेगा। ठीक है, उसके फॉर्मूले हम देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी विलयन में विलेय के मोल विलायक के NB में घुले हों, NB मोल में घुले हों, तो कुल मोलों की संख्या, Na प्लस कितनी होगी? Na प्लस NB होगी। सही बात है कि नहीं? देखो, यदि किसी विलयन में विलेय के मोल, विलेय के कितने मोल हो? Na मोल है, विलेय के मान लिया Na मोल है, विलेय तो खत्म हो गया, विलेय के Na मोल हो गए, और मोल विलायक के NB मोल है।
विलय के Na मोल है, विलायक के Nb मोल है। और जो विलयन है उसके कितने मोल होंगे? Na प्लस Nb, क्योंकि विलयन कब बनेगा? जब विलय प्लस और विलायक दोनों होंगे इसमें, ठीक है, विलय प्लस विलायक दोनों होंगे जब, तो विलय प्लस विलायक करेंगे तब जाकर विलयन बनेगा। तो कुल मोल कितने होंगे विलयन में? कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? Na प्लस Nb, यही तो होगी, ठीक है। तो ये आ गया कुल मोलों की संख्या। अब विलय का मोल अंश निकालना हमें, दिख रहा है ना क्लियर जगह है। अब हमें क्या निकालना? विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश, एक ही बात है, मोल प्रभाज, ठीक है। तो हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना, तो इसे लेंगे XA से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इससे प्रदर्शित करेंगे XA से। तो विलय को हमने Na से रखा ना, तो इसलिए, और विलायक को Nb से रखा। तो अगर विलायक का निकालते तो हम कहीं से करते? XB से, ठीक है, बराबर। तो क्या होगा विलय का मोल प्रभाज? क्या होगा? हमने कहा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो क्या है कि किसी अवयव का है, या तो विलय हो या विलायक हो, किसी अवयव के मोलों की संख्या। तो किसी अवयव के मतलब, क्योंकि हम विलय निकाल लिए तो किसके मोलों की संख्या ली जाएगी? विलय के मोलों की संख्या ली जाएगी। विलय के मोलों की संख्या कितनी है इसमें? Na है, तो लिखेंगे Na बटे, ठीक है, विलयन में कुल मोलों की संख्या। विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी है? क्योंकि विलयन कब बनेगा? जब विलय और विलायक दोनों होंगे इसमें, और दोनों जब इसमें होंगे, कुल मोलों की संख्या कितनी हो रही है? Na प्लस Nb। तो टोटल कितना होगा? Na प्लस Nb। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा विलय के मोल प्रभाज का? XA बराबर Na प्लस Nb, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आ गया, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब विलायक का मोल अंश निकाल लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। अब का क्या होगा? विलायक, यहां देखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है। विलायक को कैसे प्रदर्शित करेंगे? XB से, ठीक है, बराबर क्या होगा? Nb, क्योंकि क्या है, इन दोनों में से एक लेना। अवयव के मोलों की संख्या है तो विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। Nb बटे Na प्लस Nb, ये सम रहेगा, ठीक है, नीचे दोनों में सम रहेगा Na प्लस Nb, क्योंकि कुल मोलों की संख्या है नीचे, ठीक है। तो भाई ये हो गया विलय के लिए और ये हो गया विलायक के लिए। अब जो टोटल फॉर्मूला होगा वो भी लिख देंगे एक बार हम, ठीक है, दोनों का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रहेगा। इसके जो छोटे फॉर्मूले हैं वे भी लिखवा दूं मैं, ठीक है, बाजी बार हिंदी में आ जाता है सिंपली क्वेश्चन, उसके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ करवा रहा। तो क्या लिखेंगे? विलय के मोल, विलय के मोल कैसे निकलेगा? Na, ठीक है, विलय के मोल ये तो बता दिया मैंने कि विलय के मोल जो होंगे, जब विलय के मोल प्रभाज हम निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे? विलय के मोल बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन अब क्या होगा? विलय के मोल कैसे निकलेंगे? Na बराबर कैसे लिखेगा? तो उसमें लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान जितना दे रखा होगा, और विलय का जो आणविक द्रव्यमान होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये कायम होगा ग्राम, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। मान लिया Na तो हमें पता है कि भाई हमने निकाल दिया, विलय के हमसे पूछा कि विलय के मोल प्रभाज बताओ या मोल, तो हमें फॉर्मूला पता कि Na बटे Na प्लस Nb। लेकिन Na कैसे निकलेगा? Na कैसे निकलेगा और Nb कैसे निकलेगा? तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विलय के मोल निकालने पड़ेंगे। Na बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान जितना दे रखा होगा, क्योंकि द्रव्यमान दे के रखेगा, और विलय का आणविक द्रव्यमान जो विलय का आणविक द्रव्यमान होगा, उन दोनों का जो अनुपात है, मतलब 50 ये दे रखा, 20 ये दे रखा, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5/2 इसका क्या आ जाएगा? विलय के मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये निकालना है। अब आ जाओ विलायक के मोल पे। अब इसे भी लिख दो, इसे फॉर्मूले के उसमें लिख दो WA, इसे WA बोल दो, और इसे बोल देते हैं क्या? MA रहेंगे दोनों स्मॉल ही, क्योंकि विलय की बात हो रही है, ठीक है, विलय की बात हो रही है। अब आ जाओ विलायक पे, विलायक के मोल, विलायक के मोल तो हो जाएगा Nb बराबर विलय का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान,
विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो इसे कहां से प्रदर्शित करेंगे, WA से यानी बड़ा, और इसे M से, बड़े MA से, बड़े से, ठीक है, कैपिटल MA से। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, सॉरी बी भाई, बी की बात हो रही है ना, बी, ये ध्यान रखना, बी, ठीक है, बी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट है राउल्ट का नियम, कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2018, 2022, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में आ रहा है लगभग, तो इसलिए ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत ही आसान है ये, जैसे मौल प्रभाज था ना, मौल प्रभाज की जो डेफिनेशन थी उससे ही मिलती जुलती डेफिनेशन इसकी है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे इसका, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के अणुओं, विलेय पदार्थ के अणुओं, ब्रैकेट में लिख लेंगे मोलो, एक ही बात है मोलो। ठीक है, ब्रैकेट में अणुओं या मोलो। ठीक है, तो क्या हो गया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं या मोलो की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित, तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात के, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, के बराबर होता है। अब देखो, वाष्प दाब में अपेक्षिक है नहीं, वही जो मोल प्रभाज में लिखी थी डेफिनेशन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। हमने क्या लिखा था वहां, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा समविलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यही की बात है ना। ठीक है, लगभग सेम बात है। ठीक है, बस इसमें ये आ गया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इसे लिखेंगे अच्छे तरीके से, जिससे नंबर हमारे बहुत अच्छे दे सके एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यदि विलयन में, यदि विलयन में अवाष्पशील, यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ के, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n और विलायक, और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या n हो, कैपिटल N, तो क्या होगा, विलेय का मोल अंश कितना होगा, तो विलेय का मोल अंश बताओ क्या होगा। फॉर्मूला तो हमने पहले लिखवा दिया, इसके अकॉर्डिंग बताओ उसमें क्या माना था हमने,
विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या Na माननी थी और इसकी विलायक की Nb माननी थी, ठीक है। लेकिन इसमें विलेय का, इसमें क्या मानना है, विलेय के मोलों की संख्या n माननी और विलायक के मोलों की संख्या n माननी, कैपिटल, ठीक है। तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताओ, मोलस कितना होगा। तो इसमें मानेंगे क्या, x विलेय लिख लो, यहाँ x विलेय कितना होगा बताओ। देखो भाई n है, विलेय की मैंने बताया था, विलेय जो जिसकी निकाल लेंगे, विलेय की निकाल ले तो विलेय लिखेंगे, ठीक है, बटे और टोटल जो जितना है, टोटल कब होगा, जब दोनों विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को हम जोड़ देंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या n और प्लस विलायक के कैपिटल, तो क्या होगा, n बटे n प्लस n होगा, सही है ना। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक हो गया हमारा क्लियर। अब राउल्ट के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा फॉर्मूला, P0 माइनस PS बटे P0, ठीक है, बराबर n बटे n प्लस n बराबर x विलेय, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये राउल्ट का है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसे वैसे लिखना तो आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अभी हम इसमें देखेंगे कि ये चीजें हैं क्या। P0 क्या है, P0 बराबर क्या है, क्या है P0, P0 क्या है हमारे पास, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। और PS क्या है, PS क्या है, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है भाई, दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है। अब ये जो क्या है P0 माइनस PS, अगर इसे लिखें एक साथ, ये है वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, क्या है, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, क्लियर दिख रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या है, और ये Na बटे x से क्या है, ये क्या है, ये जो दिया हुआ ये n बटे n प्लस n बराबर क्या है, ये x से विलेय, ये क्या है, इसे अगर हम देखें तो क्या है, ये मोल प्रभाज है किसका, विलयन में विलेय के मोल का, ठीक है, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है, विलयन में विलेय का क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल क्लियर है। अब लिख लेंगे इसकी सीमाएं, हेडिंग डाल लेंगे सीमाएं, ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, सीमाएं, सीमाएं लिखेंगे और इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह है, क्लियर तो दिख रहा ना बिल्कुल, यह है नियम केवल अवाष्पशील, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया, यह नियम केवल अवाष्पशील
विलय अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्यों पदार्थों, विद्युत अपघट्यों लिख दो, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउट का नियम लागू नहीं होता। तो ये दो आसान सी इसकी ये सीमाएं हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मतलब जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। क्वथनांक का उन्नयन कौन से सन में आया? 2022 में आया और 2023 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने में घोलने से, ठीक है, घोलने से क्या करेंगे? देखो एक चीज समझो पहले। क्वथनांक का उन्नयन मतलब, उन्नयन का मतलब हो वृद्धि, यानी ज्यादा होना, बढ़ोतरी होना, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन में वृद्धि होगी, ठीक है। तो किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से, ठीक है, विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि क्या कहलाएगी? हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। वो धन है नहीं है, उन्नयन कहते हैं, ठीक है भाई। इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल टीवी, ठीक है, टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल टीबी का जो छोटा सा फॉर्मूला है वो निकाल लेंगे, वो लिखेंगे हम। डेल टीबी बराबर क्या होता है? विलयन का क्वथनांक, माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब देखेंगे हम क्या है, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोल देंगे जब, ठीक है, तो विलायक के क्या हो जाएगा? क्वथनांक में वृद्धि होनी, सीधी सी बात है। वृद्धि जो होगी उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे, ठीक है। तो इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक मेन फॉर्मूला लिख लो। डेल टीबी बराबर 1000 गुणा केबी गुणा छोटा डब्लू बटे एम गुणा बड़ा डब्लू। ये चीज हम याद रखेंगे। 1000 गुणा केबी, बी है नीचे सब्स्टिट्यूट में, गुणा छोटा डब्लू बटे एम गुणा बड़ा डब्लू, ठीक है। ये चीजें लिख भी लो कि क्या है। केबी क्या है? केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? डब्लू, छोटा डब्लू। छोटा डब्लू क्या है? विलय का द्रव्यमान, बताया भी था ये। छोटा डब्लू की जब बात होगी वो विलय होगा, विलय का द्रव्यमान होगा।
विलय का द्रव्यमान, और बड़ा W विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। अब क्या बचा, छोटा m, विलय का मोलर द्रव्यमान। ये क्या बोल रहे हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब ये सारा लिख लेंगे, सारे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर करते हैं अगला टॉपिक। ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमारे पास, हिमांक का अवनमन। तो कौन से सन में आया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी द्रव विलायक में, और एक बात और, कोई भी जो टीचर है, जो जिस पे आप ट्यूशन पढ़ रहे, कोई भी जो टीचर है जो कॉलेज में पढ़ा रहा आपके, वो आपको ये नहीं बताएगा कि क्वेश्चन कौन से सन में आया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कौन से सन में आया, क्या आया। मैं तो बस जो पुराना जो पढ़ा, उनका नोट्स पढ़े, पुराने नोट्स हैं, पुरानी बुकें हैं, उनमें से पढ़ाते रहे, ये पढ़ाते रहे, ये पढ़ाते रहे, वही चीज पढ़ाते रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ रहा, कौन सा कोर्स चेंज हो रहा, कौन सी चीज ऐड हो रही, कौन सी कट रही। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए ये खुद से देखना पड़े कि कहाँ अच्छा है। जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील क्या हुआ, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो उसके वाष्प दाब में, तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ, कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को, हिमांक में इस कमी को समझाऊंगा अभी से, हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब देखो एक चीज, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, ठीक है, तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होगी। हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब है कमी, ठीक है। तो हिमांक का अवनमन यानी हिमांक में कमी हो रही, हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को क्या कहेंगे हम, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं, डेल TF से। इसे डेल TF से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल TF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे, हिमांक में अवनमन डेल TF। ठीक है, हिमांक में अवनमन डेल TF क्या हो जाएगा, डेल TF, हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है, माइनस शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलायक में कोई, विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर, कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर
कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक, प्राप्त विलयन का हिमांक। ठीक है भाई, ये हो गया। तो शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का हिमांक। इससे क्या निकलेगा? हिमांक में अवनमन, क्योंकि शुद्ध विलायक से पता लगेगा हमें। शुद्ध विलायक का मतलब जब विलायक, जब तक उसमें अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया गया था, तो उससे पहले उसका हिमांक कितना था, यानी ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा? इसका हिमांक कम हो जाएगा, जैसे हमने अवाष्पशील विलय मिलाया। ठीक है, तो जो पहले था और जो बाद में था, उसमें से पहले वाले में से बाद वाला माइनस कर देंगे, तो जितनी कमी हुई हिमांक में उसका पता हमारे पास लग जाएगा। अब एक फॉर्मूला और लिखेंगे इसका, जो मेन फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं। डेल टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा छोटा डब्लू बटे एम गुणा बड़ा डब्लू। ठीक है, एम गुणा बड़ा डब्लू है भाई ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। और इसमें ये लिख भी लेंगे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। छोटा डब्लू कितना है? विलेय का द्रव्यमान, ये पता है सबको, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, छोटा डब्लू कितना है? विलेय का द्रव्यमान। और एम कितना है? छोटा विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई, अब क्या है और क्या रह गया इसमें? केएफ। केएफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। अब क्या बचा? बड़ा डब्लू। बड़ा डब्लू क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अगला टॉपिक करेंगे अब। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसे प्रदर्शित करते हैं केएफ से। ठीक है, कौन से सन में आया? यूपी बोर्ड 2018, 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे इसकी डेफिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, क्या है? किसी विलायक के 1000 ग्राम, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनपघट्य, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम के 1 ग्राम मोल घोलने पर, मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, के हिमांक में जो अवनमन होता है, वह उस विलायक का, वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ कहलाता है, केएफ कहलाता है। ठीक है, होता है वह उस विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो केएफ बराबर हमारे पास फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है? एम गुना डेल टी एफ गुना बड़ा डब्लू बटे 1000 गुना छोटा डब्लू। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इसकी न्यूमेरिकल की। जी, न्यूमेरिकलों के लिए लिखवा रहा, तो इससे आगे दिक्कत नहीं होने की हमें। एक एम क्या है? विलेय का अनुभार, एक ही बात है वो। ठीक है,
जो पीछे लिखवाया वो भी एक ही बात है। विलय का भार यानी विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान। और क्या है इसमें, बड़ा डब्लू पता आपको, विलय का वो है क्या, द्रव्यमान। और क्या बचा, डेल टी एफ पता नहीं, डेल टी एफ हिमांक में अवनमन, अभी तो कराया। डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। ठीक है भाई, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक रह गए इसके बस, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, विसरण। अगला टॉपिक है विसरण। विसरण क्या है बताएंगे सभी, तो लिखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। विसरण वह क्रिया है, विसरण वह क्रिया है जिसमें विलय के अणु, इसमें विलय के अणु, जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर, विलयन में चलकर उसके, विलयन में चलकर उसके सभी भागों में, उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं, वह कहलाएगी विसरण। मान लिया अब हमारे पास कुछ है, ये पात्र है कोई, ठीक है, ये पात्र है, उदाहरण के लिए बता रहा, इसमें हमने जल मिला रखा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इंक डाल देंगे, इंक डाल दी, ठीक है, इंक डाल दी हमने, ये जो व्हाइट बोर्ड के लिए इस्तेमाल करें हम, जो लिख रहे हैं इससे यही डाल दी, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो इसका सांद्रण यहाँ ज्यादा होगा। सांद्रण क्या होगा, गाढ़ा। सिंपल भाषा में समझो, सांद्रण क्या है, सांद्रता क्या है, गाढ़ा। जहां गाढ़ा होगा यानी अधिक सांद्रता है वाला है तो अधिक गाढ़ा है, ठीक है, कम सांद्रता है तो कम गाढ़ा। मान लिया हमने यहाँ घेरी है, ये टुपक जैसे ही यहाँ आएगी, ये बूंद 2-4 यहाँ इकट्ठी होगी इसके, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 ये सारे उसमें फैल जाएगी और सांद्रण जो सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी। मान लिया स्टार्टिंग में तो ये जो इंक है ये सिर्फ यही है, और जब ये फैल जाएगी सारे में कुछ टाइम बाद, या इसमें डंडा मार देंगे हम, मतलब डंडे से घोल देंगे इसे, कोई डंडा लेके, तो ये क्या होगा, ये जो सांद्रण है इसमें सब जगह बराबर हो जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये जो क्या है, ये जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी हमारे पास, विसरण कहलाएगी। ठीक है भाई, तो इस विसरण समझ में आ गया। अब इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, परासरण। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण और परासरण दाब दोनों आते रहते हैं अक्सर। लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझाऊंगा इसे। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, ठीक है भाई। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, अभी एक चीज देखो, हमारे पास ये है, ये कोई पात्र है, इसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसके बीच में हमने क्या लगा दी है,
अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं इस चीज को। और यहाँ पे हमने भर रखा है शुद्ध विलायक और यहाँ पर हमने भर रखा है विलयन, ठीक है। विलयन में क्या होता है, विलायक भी है और विलेय भी है, ठीक है, ये हमने भर रखा है यहाँ। ये क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक है, और ये क्या है, विलयन है। विलायक और विलयन में क्या फर्क है, विलयन का मतलब है इसमें विलेय भी है, और जब विलेय भी है इसमें। अब एक चीज बताओ, ये जो शुद्ध विलायक है ये तो जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिक्विड, तो ये ज्यादा सांद्रित होगा या ये ज्यादा सांद्रित होगा, ज्यादा सांद्रित कौन सा होगा, ये विलयन होगा, और कम ये होगा, क्योंकि ये पतला है ये गाढ़ा है, ठीक है, सीधी सी बात है इस चीज में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये गाढ़ा है ये पतला है, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, वाक्य लिखी हुई है वहां से, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली, तो हमारे पास क्या चीज है, ये विलायक हो गया, ये विलयन हो गया। तो इस टाइम में अगर हमने इस पोजीशन में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा के इस कंडीशन में ये चीज रख दी इस पात्र में, तो कुछ टाइम बाद इसकी कंडीशन ऐसी होगी, ठीक है भाई, चित्र पर ना जाओ बस समझो। तो कुछ टाइम बाद इसकी कंडीशन कैसी होगी, ऐसी होगी। ये जो सारा लिक्विड है ये अपने अंदर खींच लेगी, ठीक है, क्यों क्यों होगा, ये तो शुद्ध विलायक था और ये विलयन था, क्यों था, अब देखो, अब पढ़ो, विलायक के अणुओं का, ये क्या है, विलायक, ये क्या है, विलायक, विलायक ही तो था ये, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम विलायक है तो कम सांद्रित होगा, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता किसकी थी, इसकी, विलयन की ओर, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है जो ये पतले को अपनी तरफ खींचे, पतले को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, इसमें से प्रवाहित होने देगी जो पतला होगा, और जो गाढ़ा होगा उसे आने नहीं देगी, ठीक है, ये काम है अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रभाव, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल है, ऐसे ही होगा, अगर अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ लगा दी, इधर विलयन भर दिया, इधर विलायक भर दिया, तो ये कुछ टाइम बाद इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा, ये सारा का सारा जो विलायक है अपनी तरफ खींच लेगी, इसमें से इधर चला जाएगा विलयन की साइड, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। अब अगर मैं क्या करूं, चलो वो परासरण दाब में ही समझाएंगे, ठीक है। अभी अगला टॉपिक है परासरण दाब, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, परासरण दाब, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये परासरण दाब। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में, परासरण के विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब, विलयन पर आरोपित दाब क्या कहलाएगी, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो समझेंगे इसे हम कि क्या है परासरण दाब। अभी क्या करा हमने, ये करा, हमने क्या किया, ये किया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दी, ठीक है, इधर लिक्विड भर दिया यानी शुद्ध विलायक हो गया, और इधर क्या हो गया, विलयन है हमारे पास, जिसमें विलेय भी है और विलायक भी है, विलयन वही होगा जिसमें विलेय और विलायक दोनों होगा, ठीक है। ये शुद्ध विलायक है, ये कम सांद्रित है और ये अधिक सांद्रित है, यानी ये क्या है, विलयन, और ये है हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्या कंडीशन हुई, कुछ टाइम बाद हमने बताया था कि ये ऐसा हो गया,
भाई चित्र पर ना जाए, पहले ही कह रहा मैं, चित्र मैं बस समझाने के लिए बना रहा, आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ही ऐसा हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ कि ये जो शुद्ध विलायक है ये इसकी साइड चला गया विलयन की तरफ। ठीक है, तो ये जो क्रिया होगी ये पराशरण होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसे रोक दें, यहाँ कोई दाब लगा दें, यहाँ कोई दाब लगा दें, यहाँ कोई दाब लगा दें नीचे की तरफ, इसे बोल लेंगे हम पराशरण दाब। मान लिया ये क्रिया हमने रोक दी, ये क्रिया हमने रोक दी, जो पराशरण चल रहा था इसे रोक दिया दाब लगा के, तो जितनी दाब हमने लगाई इसे बोलेंगे हम पराशरण दाब। ठीक है, और एक आ गया होगा समझ में पराशरण दाब क्या है। अब एक चीज और है, इसमें होता है प्रतिलोम पराशरण, प्रतिलोम पराशरण यानी रिवर्स पराशरण, इसे क्या बोलेंगे, इसे ये क्या होगा, कभी कभी आ जाता है, इसे भी बता रहा हूं। ठीक है, अभी बता रहा बस, यहीं से समझ लो। पर विपरीत पराशरण भी बोल सकते हैं, प्रतिलोम पराशरण भी, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर हमने ये दाब इधर लगाई, ये दाब लगा दी, और हमने क्या काम करा, जो इसमें ये विलयन था, ये विलयन था, इसमें विलय भी है और विलायक भी है, हमने इसमें इतनी दाब लगा दी कि इसका जो कंडीशन है कुछ टाइम बाद ऐसी होगी। और इसे, तो जब हमने इसकी विपरीत साइड में इतना दाब दे दिया कि इसकी क्रिया जो है, ये जो है, इसने सारा का सारा जो विलायक है इसमें से, विलयन में से अपनी इधर खींच लिया, अर्धपारगम में झिल्ली में से, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम, प्रतिलोम पराशरण यानी उल्टा पराशरण। ठीक है, समझ में आई। अगर पराशरण है तो इस साइड चलेगा, नेचुरल प्रवाह प्रवाह कैसा होगा, जब हमने शुद्ध विलायक का विलयन की तरफ होगा। और ये क्या हो गया, ये तो हमने जबरदस्ती कर दिया, उल्टा पराशरण कर दिया, दाब लगा दी इस साइड, और दाब लगाते गए जिससे ये उल्टा इसने बहना शुरू कर दिया। मतलब जो विलयन था, विलयन में से विलय निकलेगा, क्योंकि विलायक तो निकलने का नहीं, सॉरी विलय तो निकलने का नहीं, विलायक ही निकलेगा, तो ऐसे चलता रहा क्योंकि ये अधिक सांद्रित है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताओगे। ये वीडियो, ये चैप्टर यही खत्म हो गया इसका। ठीक है, अगले चैप्टर में मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा। और ऐसा कोई सेट नहीं है यूपी बोर्ड का, 7 सेट में इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो मैंने कराया 7 सेट में से ऐसा कोई सेट नहीं है। अगर थ्योरी में इसमें से कुछ आता है, राउट का नियम हो, पराशरण दाब हो, कुछ भी हो, क्वथनांक उन्होंने जो भी मैंने कराया वो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।